तो चलिए आज बात करते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई की उस कहानी की, जब ये संघर्ष कुछ गिने चुने लोगों का न रहकर पूरे देश का एक जन आंदोलन बन गया था। पर इससे पहले एक बहुत ही अहम सवाल, आखिर एक नेशन, एक राष्ट्र बनता कैसे है? और यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होगा। अच्छा, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब था एक नेशन स्टेट बनाना, लेकिन इंडिया में कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल शासन के खिलाफ लड़ते लड़ते। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारा साझा संघर्ष था, उसी ने हमें एक होने का एहसास दिलाया। तो इस संघर्ष की शुरुआत हुई कैसे? चलिए जरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के भारत के हालात पर एक नज़र डालते हैं। लोगों को उम्मीद थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद चीजें बेहतर होंगी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। टैक्स बढ़ा दिए गए, जरूरत की चीजों की कीमतें लगभग डबल हो गईं और ऊपर से गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। इसी बीच फसलें भी खराब हो गईं और एक भयानक महामारी फैल गई। मतलब देश में हर तरफ गुस्सा और मायूसी का माहौल था। और ऐसे ही एक माहौल में एक नए लीडर की एंट्री होती है, जिन्होंने इस पूरे संघर्ष को एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया रास्ता दिखाया, महात्मा गांधी। तो आखिर ये नया तरीका था क्या? ये कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, ये एक सोच थी जो सत्य और अहिंसा पर टिकी थी। इसे कहते थे सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का फंडा बहुत सिंपल था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स यानी शारीरिक बल की जरूरत ही नहीं है। इसका असली मकसद दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाना था, ताकि उसका दिल बदल जाए। तो ये काम कैसे करता था? इसके आप कह सकते हैं 3 सिंपल से रूल्स थे। पहला, आपका कॉज, आपका मकसद सच्चा होना चाहिए। दूसरा, आप फिजिकल फोर्स नहीं बल्कि मॉरल फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा, आपका लक्ष्य है जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को झकझोरना। ये लड़ाई जिस्म से नहीं, ज़मीर से जीतने की थी। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने इस आइडिया को, इस हथियार को पहले छोटे छोटे स्केल पर टेस्ट किया। 1917 में चंपारण के किसानों के लिए, फिर 1918 में खेड़ा के किसानों और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। और इन कामयाबियों ने उन्हें एक मास लीडर बना दिया। और अब वक्त आ गया था इस तरीके की पहली सबसे बड़ी नेशन वाइड परीक्षा का। 1919 में ब्रिटिश सरकार एक बहुत ही दमनकारी कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट, जो उन्हें बिना किसी ट्रायल के किसी को भी अरेस्ट करने की पावर देता था। इस काले कानून के जवाब में गांधी जी ने एक ऐसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का कॉल दिया, जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल दिया। गांधी जी का लॉजिक अब जानते हैं, बड़ा सिंपल था। उनका साफ मानना था, जैसा कि इस कोट में दिखता है, कि इंडिया में ब्रिटिश राज हम भारतीयों के सहयोग से ही चल रहा है। अगर हम सब भारतीय सहयोग करना बंद कर दें, तो ये राज अपने आप 1 साल में ढह जाएगा। और यहीं से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन के विचार का। और इसका असर वो तो साफ दिख रहा था। लोगों ने विदेशी सामान, खासकर कपड़ों का बाइकॉट करना शुरू कर दिया। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ 2 साल में विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट लगभग आधा हो गया। भारतीय कपड़ा मिलों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। आंदोलन तो चल रहा था, सब स्वराज की बात कर रहे थे, पर एक बड़ा सवाल था, क्या सबके लिए स्वराज का मतलब एक ही था? नहीं, स्वराज का नारा तो एक था, पर इसके सपने अलग अलग थे। शहरों के पढ़े लिखे लोगों के लिए इसका मतलब था पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था कि उनसे भारी भरकम लगान न वसूला जाए। आदिवासियों के लिए इसका मतलब था जंगलों पर उनका हक वापस मिलना। और बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का सपना था उन बागानों से आजाद होकर अपने घर लौट पाना। आंदोलन पूरे जोश पर था, हर तरफ एक उमंग थी। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ रोक दिया और संघर्ष को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। साल था 1922। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक शांतिपूर्ण जुलूस अचानक हिंसा में बदल गया। गुस्से में आई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी इस हिंसा से बिल्कुल टूट गए। उनके लिए आज़ादी पाने का तरीका आज़ादी जितना ही पवित्र होना जरूरी था। जैसे ही अहिंसा का सिद्धांत टूटा, उन्होंने फौरन पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन तो रुक गया, पर आज़ादी की चिंगारी बुझी नहीं, बल्कि अब
वो एक नई आग बनने वाली थी। कुछ साल बाद 1929 में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया। अब गोल सिर्फ सेल्फ रूल नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। अब लक्ष्य बड़ा हो गया था, पर सवाल वही था, इस बड़े लक्ष्य के लिए पूरे देश को एक साथ फिर से कैसे जोड़ा जाए। देखिए, पूर्ण स्वराज एक बहुत पावरफुल आइडिया था, पर आम इंसान के लिए थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट भी था। इसे रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए? गांधी जी को एक ऐसे सिंबल की तलाश थी जिसे हर भारतीय महसूस कर सके, और उन्हें इसका जवाब मिला एक ऐसी चीज में जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, नमक। और इस छोटे से नमक को एक बहुत बड़े आंदोलन में बदलने के लिए गांधी जी ने शुरू की एक ऐतिहासिक यात्रा, अपने आश्रम साबरमती से दांडी के समुद्र तट तक, पूरे 240 किलोमीटर पैदल। लेकिन नमक ही क्यों? यही तो गांधी जी का जीनियस था। सोचिए, नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब हर कोई इस्तेमाल करता है। ब्रिटिश सरकार की इस पर मोनोपोली थी और इस पर टैक्स लगता था। ये सीधे सीधे कॉलोनियल शोषण का सिंबल था। नमक कानून तोड़ना एक बहुत ही सिंपल पर बगावत का एक बहुत पावरफुल एक्ट था, जिसे देश का कोई भी नागरिक कर सकता था। और इसी नमक मार्च से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब अब सिर्फ सहयोग नहीं करना था, बल्कि अब जानबूझकर शांतिपूर्ण तरीके से गलत कानूनों को तोड़ना था। तो आखिर में सवाल ये है, क्या एक सिंपल सी प्रोटेस्ट को एक पूरे देश की कहानी बनाकर और एक मामूली से टैक्स को जुल्म का प्रतीक बनाकर एक नई किस्म की नैतिक शक्ति, एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकती थी? इसका जवाब इतिहास ने दिया, और वो जवाब आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करता है।